नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लगभग चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। हमने सारा जो CFT है उसको लगभग कवर कर लिया है। कुछ ही जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों, हमने ये देखा है CFT में कि BBT से तो ये थ्योरी बहुत ही एडवांस्ड है और इसने काफ़ी सारी जो शॉर्टकमिंग्स है और लिमिटेशंस हैं जो BBT की वो ओवरकम तो की है, लेकिन कुछ लूप होल्स जो है वो हर किसी थ्योरी में कुछ ना कुछ हमें मिल जाते हैं। इस वजह से क्या है, CFT में भी जो है थोड़ी बहुत लिमिटेशंस रह गई हैं जो आगे जाके ओवरकम की थी MOT ने या लिगेंड फील्ड थ्योरी ने। तो यहाँ पे हम लिमिटेशंस या कह सकते हैं जो कमियां CFT की रह गई है वो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कमी जो ये हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि CFT जो डिस्कस करती है, हमने जब थ्योरी का स्टार्ट किया था तो हमने ये मान के स्टार्ट किया था कि मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है इन नेचर है और मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक इन नेचर है, यानी आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है। लेकिन क्या हम आगे की थ्योरीज में जैसे हम क्लियर करते जाते हैं हमें पता चलता है कि बॉन्ड में कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर जो भी है अलग कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना आयनिक कैरेक्टर है। लेकिन इस थ्योरी ने ये माना कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो प्योरली 100% आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है कि इसने जो नेचर ऑफ द बॉन्ड है वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड इज considered purely ionic in nature, that is electrostatic interaction फिर हम लिखेंगे नो description about partial covalent character। ये कोई भी जो कोवेलेंट कैरेक्टर है उसके बारे में जो है एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देता है। तो जो लिगेंड CFT है वो क्या कहता है कि मेटल के पास एक पॉजिटिव आयन, एक धनावेश या पॉजिटिव आयन का सेंटर है और जो लिगेंड्स हैं वो एक नेगेटिव आयन का या नेगेटिव पार्ट का सोर्स है। तो जो लिगेंड्स आते हैं वो अपने नेगेटिविटी या ऋणावेश की वजह से मेटल को अप्रोच करते हैं और जो धनायन है, मेटल जो धनायन है वो ऋणायन की तरफ अप्रोच करता है और इनके बीच में जो है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उत्पन्न होता है। क्योंकि हमने इसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज ग्रुप माना था और इसको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ग्रुप माना था, तो इस वजह से ये जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो आयनिक इंटरेक्शन माना गया है। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते। तो फर्स्ट शॉर्टकमिंग इस थ्योरी की ये हो गई। सेकंड शॉर्टकमिंग ये है कि जब भी हमने जितने भी डायग्राम्स जो भी ड्रॉ किए उसमें हमने मेन फोकस क्या किया है, d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, d के टाइप, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, यानी जो सारी जो थ्योरी है वो मेटल के d ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है। इसमें लिगेंड की
और मेटल, और यही नहीं, मेटल के s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के बारे में भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो क्या कोई बॉन्ड को सिर्फ जो मेटल का जो है d ऑर्बिटल इफेक्ट करता है? क्या s और p जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बॉन्डिंग में और उसके जो ज्योमेट्री बनती है, क्या उनमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता? तो ये एक शॉर्टकमिंग है कि अगर नहीं भी होता है तो क्या CFT हमें उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देती है? नहीं। इस वजह से सेकंड शॉर्टकमिंग ये हो गई कि इट does not explain participation of S P में हम लेंगे Px Py Pz orbitals in bonding and consider only metal d orbitals. It consider only metal d orbitals. तो हमारी सेकंड जो शॉर्टकमिंग है वो ये हो गई बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल ऑर्बिटल्स को तो एक्सप्लेन नहीं करता है। हमने अभी डिस्कस किया है कि ये लिगेंड के ऑर्बिटल्स को भी डिस्कशन नहीं करता है। थर्ड शॉर्टकमिंग है इट डज नॉट consider ligand orbitals, मतलब कि ये जो लिगेंड की कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे की जो शॉर्टकमिंग है उसको डिस्कस करें तो हमने एक जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात की थी। आपको याद होगा कि मैंने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई थी जो है एसिड्स जो लिगेंड्स की, कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। इस तरह से हमने डिस्कशन किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट लेते हुए हम ये देखते हैं कि क्या जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है वो कितनी रिलायबल है, कितनी वैलिड है, कितनी ट्रू है, कितनी सच्चाई है उसमें। क्योंकि देखिए जैसे फोर्थ पॉइंट हम करते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे हेलोजन से स्टार्ट करते होते हैं, हम बढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बोनिल की तरफ। तो हमने ये देखा कि वीक फील्ड लिगेंड्स की तरफ से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए वो कम होती है रियल में, लेकिन जिसकी कम होनी चाहिए वो ज़्यादा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। वैसे तो इसमें कहा जाता है इस थ्योरी में कि जो आयनिक लिगेंड है, मतलब जो चार्ज्ड लिगेंड है उसकी जो स्ट्रेंथ है हमेशा न्यूट्रल जो लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दिखाता है। तो हमारे पास जो चार्ज इंटरेक्शन है, चार्ज लिगेंड है, तो वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, यानी चार्ज लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल वाले की लिगेंड से ज़्यादा स्प्लिटिंग होनी चाहिए। लेकिन एक केस ऐसा है, जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो H2O से कम है।
हाइड्रोक्साइड जो कि चार्ज लिगेंड है, इसने कहा था कि चार्ज लिगेंड की जो स्प्लिटिंग है वो न्यूट्रल लिगेंड से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें मिलता है कि हाइड्रोक्साइड की जो स्फीयर स्ट्रेंथ है वो वाटर से एक्वा से कम है। तो ये जो पॉइंट है ये CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की यहाँ पे वीकनेस उभर के आती है। उसके हमें बाद पता चलता है कि यहाँ पे हमने फिफ्थ जो इसकी शॉर्टकमिंग है वो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। फिफ्थ शॉर्टकमिंग ये है कि ये पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि हमें पता है कि ये लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको तो कंसीडर कर ही नहीं रही, CFT लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको नहीं कंसीडर कर रही है। तो ये जो पाई बॉन्डिंग वाला जो फैक्टर है ये लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स है कुछ हद तक उस पर डिपेंडेंट है। तो हम ये देखते हैं कि जब वो लिगेंड के ऑर्बिटल का कंसीडरेशन खत्म हो गया है तो यहाँ जो पाई बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसने खत्म कर दिया है और इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी सिक्स्थ शॉर्टकमिंग जो है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ complexes and absorption intensities। तो सिक्स जो शॉर्टकमिंग है वो ये है कि ये जो CFT है वो हमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ चीज कोई भी जो है टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करती, और ये एब्जॉर्प्शन बैंड्स इंटेंसिटीज या मैं इनको कह दूं बैंड्स इंटेंसिटी या बैंड्स के बारे में हमें कोई भी सूचना नहीं देती। तो सिक्स्थ शॉर्टकमिंग भी ये है। इसमें सबसे बड़ी बात ये डिस्कस करने लायक है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कलर के बारे में मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने आगे पढ़ा था कि हमारे पास d के मेटल ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास ये मेटल ऑर्बिटल्स हैं जो कि स्प्लिट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्प्लिटिंग हुई है इसकी, टेट्राहेड्रल में मान ले, ऑक्टाहेड्रल में मान ले, किसी में भी मान ले। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास d1 है, d2 है, कुछ भी है, d1 d2 कोई भी, तो जब विजिबल रीजन में लाइट फॉल होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है एब्जॉर्ब करके, फ्रीक्वेंसी लाइट एब्जॉर्ब करके ये अपर जो है एनर्जी लेवल में चले जाते हैं एब्जॉर्प्शन से, और क्योंकि अपर जो एनर्जी लेवल होता है वो अनस्टेबल होता है तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं और ये लाइट एमिट करते हैं, तो इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जब ये एमिट करेंगे तो उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमें दिखाई देगा। तो इस तरह क्या है, ये एब्जॉर्प्शन का एक जो है वो कंसेप्ट है। तो हम ये देखते हैं कि अगर d ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तभी वो जो है हायर ऑर्बिटल में जाएगा, अपर ऑर्बिटल में जाएगा। या फिर मैं एक कंडीशन ये बता रही हूँ कि हमारे पास मान लीजिए d10 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, d10 जहाँ पे ऑल द ऑर्बिटल्स फिल की कंडीशन होती है, तो जब यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स फिल हैं और ऊपर कोई भी हमें ऑर्बिटल खाली नहीं फ्री मिल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन होगा कैसे और इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में कहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती है जहाँ पे d0 और d10 की जो कंडीशन है। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो हमें ये होना चाहिए कि जहाँ d0 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो
करके जाएगा, और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे ऑर्बिटल खाली नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे। लेकिन हम एक आगे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जहाँ पे D0 वाले भी जो कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कलर दिखाते हैं। जैसे उनमें से मेन मैं बता देती हूँ आपको, KMnO4 है वो पिंक कलर दिखाता है, K2Cr2O7 है वो ऑरेंज येलो कलर दिखाता है, ऑरेंज येलो कलर हमें मिलता है। तो इनका जो कलर है वो किस वजह से होता है, वो CTS की वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई थी। आगे बच्चों, आगे हम इसकी शॉर्टकमिंग्स को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम 6 जो है 6 इसकी शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसकी 7th शॉर्टकमिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। 7th शॉर्टकमिंग इस थ्योरी की ये है कि it does not explain the magnetic properties of complexes। तो CFT ने जो ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम समझते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इससे हम समझते हैं कि इसका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को बोहर मैग्नेट्रॉन में मापा जाता है। ये जनरली जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने जो क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है हम पढ़ते हैं इस चीज को। तो ये भी एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। उसके बाद एक छोटी सी शॉर्टकमिंग, हालांकि काफी सारे जो टीचर्स हैं इसको कुछ वो डिस्कस नहीं करते, इसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की शॉर्टकमिंग में ही ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग पॉइंट लेती हूँ, क्योंकि हाँ ये एक अलग पॉइंट तो है डिस्कस करने के लिए। 8th पॉइंट जो है वो ये है कि 8 does not explain the relative strength of ligands। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि हमारे पास ये तो है कि हम वीक फील्ड से लेकर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तक हमारे पास एक सीरीज है। लेकिन मान लीजिए हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक है कार्बोनिल है, और उसके बाद मान लीजिए हमने ले दिया इथाइल डायोनिल ले लिया, कुछ भी कोई भी लिगेंड ले लिया, या फिर हमने ले लिया इन दोनों में कंपैरिजन ले लिया मान लीजिए। तो भाई ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ये इससे कितना स्ट्रॉन्ग है, और वीक मान लीजिए हम कोई भी लिगेंड ले ले, मान लिए हम आई ले ले, हम एफ ले ले, तो ये एक दूसरे से कितने वीक हैं। तो इसकी कोई जो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो हमें नहीं मिलती कि स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग से कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक वाला वीक से कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक वाला वीक से कितना वीक है। तो इस तरह से जो है एक हमें डेटा प्राप्त नहीं हो रहा है कि हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इनकी लिगेंड्स की हमें नहीं मिलती है। तो ये जो बच्चों हमने 8 पॉइंट्स जो हैं वो CFT के हमने समराइज किए हैं, इनकी शॉर्टकमिंग की क्या कमियां रह गई थी CFT में जो हमें आगे जाके लिगेंड फील्ड थ्योरी या MOT के थ्रू जो वो है हमें
ठीक करनी पड़ी। तो आगे के लेक्चर्स में अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है जो है कंपैरिजन बिटवीन CFT एंड VPT। उसके अलावा मैं एक छोटा सा लेक्चर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे भी आपसे डिस्कस करूँगी, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। तो आई होप ये आपको जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो इजीली समझ आई होंगी और आगे हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।